नमस्कार, मैं राकेश परमार। वैसे मित्रों, आज तो कई मुद्दे थे। सबसे बड़ा तो कि अब लॉकडाउन की प्रक्रिया फेस वाइज करके खोली जा रही है। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो आप ये मान के चलिए कि अभी आप लॉकडाउन नहीं है, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। और अगर आप बेमतलब बाहर निकलते हैं तो इसमें सिर्फ तेरा घाटा, सरकार का कुछ नहीं जाता है। क्योंकि सरकार के लिए आप एक सिर्फ नंबर हैं और अपने परिवार के लिए आप पूरा संसार हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप गैर जरूरी यात्राएं और भ्रमण नहीं करेंगे। देखा जाता है कि कोरोना में कुछ लोग मज़े लेने के लिए बाहर निकलते कि देखो बाहर है क्या। ऐसा मत करिए। अगर कोरोना ने आपको देख लिया तो फिर आप किसी और के देखने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि अब आप किसी और को दिखेंगे नहीं। इसलिए आपसे विनम्रता से प्रार्थना है कि सरकार बेशक फेज वाइज लॉकडाउन में ढील दे रही हो, आप अपने आप में ढील ना दें। आप अपने आप को उतनी ही मजबूती से अपने घर में कैद करके रखें जैसे अभी आप अब तक रखे हुए थे। तभी कोरोना जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे। मित्रों, आज मैंने मुद्दा चुना है कि क्या हम अपने राजनीतिकों के विषाद चौसर पर एक पासे के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है। हम बस राजनीतिक चौसर पर बिछे हुए विषाद हैं और हम लोगों को नेता पासे की तरह से उछाल रहे हैं। देखो छक्का गिरा, देखो चौका गिरा, देखो तीका गिरा। आज इस विषय पर हम आपके सामने बात रखेंगे। ये बात कहने की आवश्यकता ये पड़ी कि आप शाम से मैं टीवी देख रहा हूँ। अमूमन दिन में समाचार नहीं देखता। मैं 8 बजे 9 बजे की हेडलाइन देखता हूँ कि कोई बहुत बड़ी घटना तो नहीं ना हो गई है, क्योंकि बड़ी घटनाएं सुर्खियाँ बनती है समाचार का। नहीं तो बाकी तो समाचार में वही आता है जो सरकार कहती है कि भाई इन्हीं चीज़ों को आज प्राथमिकता देना, वो वही चीज़ें आती है। तो मैं समाचार को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता, समय भी नहीं देता। तो जो मैंने हेडलाइन देखा उसमें एक ही चीज़ सुर्खिया पर थी। अरविंद केजरीवाल ड्रामा के रूप में हाथ जोड़ करके कृपया दिल्ली वालों का राशन मत रोकें, चाहे आप घोटाला कर लें। तो को मासूम और मूर्ख बनाने का चेहरा बना करके बोलता है, ड्रामेबाज लगता है वो, अपना ड्रामा के रूप में आया। उधर से संबित पात्रा है जिन्हें भाजपा ने जूता खाने के लिए रखा है कि भाई आपको कहीं अगर पिटने की जरूरत है तो संबित पात्रा आगे आ जाए, क्योंकि वो गोबर का गोबर और वाटर का वाटर करने के लिए मशहूर आदमी है। तो संबित पात्रा आए और उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा घोटाला होने से केंद्र सरकार ने रोक दिया। मतलब ना तो संबित पात्रा ने ये बताने का जहमत की कि वो घोटाला क्या था, और ना ही केजरीवाल ने ये बताने की जहमत की कि मैं जो राशन बांटने वाला था वो योजना क्या था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 1952 से लेकर के अब तक राजनीतिक रूप में जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो हिट एंड रन किया जाता है। मतलब आप हिट करिए और रन कर जाइए। मुद्दा अब लोग आपस में सर फुरवल करते रहें, किसी को कुछ पता चले किसी को ना चले, आपका काम हो गया। ये मैं बात इसलिए कहने पर मजबूर हो रहा हूँ क्योंकि पहला घोटाला जहाँ तक मुझे याद है, मतलब मैं खबरों में, क्योंकि उस वक्त 1952 में तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। जब हम 52 में पहली बार आज़ाद होने के बाद अपना संविधान लगा करके हम जब स्वतंत्र चुनाव करवाए और अपना एक पार्लियामेंट का गठन किया, पार्लियामेंट ने प्रधानमंत्री चुना, और उस वक़्त के परिस्थितियों में पंडित जवाहरलाल नेहरू को मोहनदास करमचंद गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। हालांकि जो प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया थी उसमें सरदार पटेल चुने गए थे, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वो मुद्दा अलग हो जाएगा। लेकिन अब ऑफिशियली दस्तावेज में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 52 के बाद पहले प्रधानमंत्री बने। ये तो यही है, तो इसी पर चर्चा हो। हुआ क्या कि देश में पहला बार हम सब लोगों ने कोई घोटाला का नाम सुना था, देशवासी सुने थे, क्योंकि देशवासियों को तो लगा था कि अभी अपनी सरकार है, अपने लोगों की सरकार है, अपने लिए है, तो इसमें चोरी बेईमानी का मतलब कोई स्कोप ही नहीं है। लेकिन घोटाले का आरोप लगा, और आरोप लगाने वाला कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था।
आरोप लगाने वाला आदमी भारत के प्रधानमंत्री का अपना दामाद परम आदरणीय फिरोज गांधी साहब थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के दामाद बनने के पहले, पार्लियामेंटेरियन बनने के पहले एक बहुत धाकड़ पत्रकार हुआ करते थे और बड़ी बहुत वकील बड़े हुआ करते थे। हमारे 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में जो चित्तू पांडे वगैरह हमारे बलिया से स्वतंत्रता वीर अपनी आहुति दिए थे, या वो जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, उसको कानूनी मदद देने के लिए फिरोज गांधी साहब ही बलिया गए थे और वहाँ उन्होंने मालवीय जी के एक रिश्तेदार को ये नियुक्त किया कि आप इनका केस लड़िए। श्रीवास्तव जी को जी में लगाया कि आप असिस्ट करिए और कोई मदद हो तो मेरे से लीजिए। फिरोज गांधी साहब बलिया का यात्रा जब किए थे तो फिरोज गांधी साहब का इल्ज़ाम लगाना हल्के में लेने वाली बात नहीं है। एक तो वो बड़ा निष्पक्ष पत्रकार थे और उस वक्त पत्रकारिता बिकी नहीं थी, उस वक्त पत्रकारिता थी और पत्रकारों ने हमारे देश को आज़ाद करवाया था। तब हाथ से लिख करके अखबार चलता था और सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो पत्रकार कहना चाहते थे वो देश भर के लोगों को पता चल जाता था। और आज हजारों संचार की व्यवस्था है, अखबार, टीवी, रेडियो, मोबाइल, ऐप, टैब, लेकिन तब भी हम खबरों से महरूम हो रहे हैं। खबर पता ही नहीं चल रहा है कि असल में खबर होकर है, पत्रकारिता की पतन है, उस पर चर्चा नहीं है आज। तो पहली बार महिंद्रा जीप घोटाला हुआ था, जो रक्षा मंत्रालय के लिए जीप खरीदी गई थी, 18,000 रुपये उसका प्राइस था। फिरोज गांधी साहब ने इल्जाम लगाया था कि इसमें घोटाला हुआ है। उसका कीमत फिरोज गांधी को ये तुलना मिला कि आज तक उनके पत्नी ने उनको पति नहीं माना, उनके बेटों ने उनको अपना बाप नहीं माना और उनके पोतों ने उनको अपना दादा नहीं माना। मतलब प्रियंका जी का नाक दादी जी से मिलता है, लेकिन राहुल जी का नाक सीधा सीधा अपने दादाजी से मिलता है। ये कहेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे बेचारे। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेहरू जी के विरुद्ध घोटाले का पहला संसद में बयान दिया था कि घोटाला हुआ है। खैर, मैं वो उनकी हैसियत और क्या किया परिवार ने, वो उनका पारिवारिक मामला, मैं इस पर बात नहीं करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ कि उस घोटाले से लेकर के और आज तक जो इंजेक्शन घोटाला हुआ है, वैक्सीन घोटाला हुआ है, उसमें तक क्या आप में से किसी को पता है कि किसी को कोई सजा मिली है राजनीतिक दलों को, बड़े अफसरों को? तो क्यों ना हम इस विषय पर चर्चा करें कि भाई आखिर आप इल्जाम लगा करके हासिल क्या करते हैं? आप चुनावी लाभ तो ले जाते हैं। अब मैं 1952 से शुरू नहीं कर रहा हूं, मैं शुरू कर रहा हूं 2021 से। 2021 में इल्जाम लगा कि जो वैक्सीन जिहाद है और जो वैक्सीन घोटाला है, उसमें अभी अभी भारत सरकार ने पंजाब सरकार को एक ऑब्जेक्शन रेज किया कि हमने आपको 400 रुपये में इंजेक्शन दिया है और आप 1600 और 2000 रुपये में इंजेक्शन बिकवा रहे हैं प्राइवेट अस्पताल से। और स्वास्थ्य मंत्री ट्वीट करके लोगों को कहती है कि आप फलाना वाला अस्पताल में जाइए, वहाँ पर 1600 में मिलता है। मतलब भारत सरकार से 400 रुपये का इंजेक्शन खरीद करके पंजाब के गरीब जनता को 1600 में बेचा जा रहा है। ये एक बड़ा इल्ज़ाम था। पंजाब सरकार ने इसको विड्रॉ कर दिया, लेकिन इस पर एक्शन और केस किसी पर नहीं हुआ। अब तक तो कोई केस नहीं है। दूसरा एक इल्ज़ाम लगा कि अरविंद केजरीवाल रोज कहता था कि ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है, मेरे को 5000 टन चाहिए, फलाना टन चाहिए, रोज टीवी में बयान देता था। भारत सरकार ने कहा कि ठीक है भाई, ऑक्सीजन की ऑडिट होगी कि कितना ऑक्सीजन और कितना लगा, उसके अगले दिन उसका ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। बोला कि नहीं, मेरा ऑक्सीजन ठीक है। क्योंकि साथ साथ एक और घटना हुआ कि अरविंद केजरीवाल के अपने मंत्री, जिसको उन्होंने कहा था कि हमारा एक एक आदमी ठोक बजाया हुआ है कि कोई ईमानदारी मत निकल जाए, मतलब अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा था कि भाई एक एक आदमी को मैं ठोक बजा के लिया हूँ कि ऐसा कोई आदमी ना आ जाए जो ईमानदार हो, ऐसा कोई ना आ जाए जो दंगाई ना हो, ऐसा कोई ना आ जाए जो महिलाओं को राशन कार्ड बनाने की दक्षता ना रखता हो, ऐसा कोई ना आ जाए जिसकी वकालत की डिग्री फर्जी ना हो, ऐसा कोई ना आ जाए जो पानी का घोटाला न किया हो, ऐसा कोई ना आ जाए जो अपने पत्नी पर कुत्ता छोड़ने की प्रैक्टिस न किया हो, ऐसा कोई ना आ जाए जो इंजेक्शन को अपने एनजीओ के माध्यम से बेचने की दक्षता न रखता हो। अरविंद केजरीवाल ये सब ठोक बजा के किया था। तो उसी ठोक बजाए वाले एक मंत्री के यहाँ सिलेंडर भंडार पाया गया, कोर्ट ने नोटिस दिया। उसका कुछ नहीं होगा, मैं आज ही आपको बता देता हूँ, वो हिट एंड रन है। उसमें भाजपा को भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि भाजपा ने अपना बयानबाजी और दंगा प्रसाद हड़ताल उतर करके अपने राजनीतिक माइलेज ले लिया और केजरीवाल ने बोला कि ये सब राजनीतिक बवाल है, ये करके अपना ले लिया। इसके पहले जाते हैं
नरेंद्र मोदी की सरकार बनी क्यों, कैसे और क्या माहौल बनाया गया। एक रालेगांव सीधी के सज्जन हैं, अब उनको सज्जन कहें, दुर्जन कहें, मूर्ख कहें, भोला कहें, बेमतलब का कहें, या सेलेक्टिव अप्रोच पर हड़ताल करने और अनशन पर बैठने की दक्षता कहें, अब जो कहें, अन्ना हजारे नाम है उनका। जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, उनको लोकपाल चाहिए था, काला धन चाहिए था, भ्रष्टाचार चाहिए था, ये सब के विरुद्ध कानून चाहिए था। वो रामलीला मैदान में बैठे, देश भर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जेपी आंदोलन हुआ, और जेपी आंदोलन में जो भीड़ रामलीला मैदान में हुई थी, उसके मुकाबला करता हो वो भीड़ था जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में रामलीला मैदान में हुआ था। सरकार झुकी और बात मानी, मनमोहन सिंह जी की सरकार गई और मोदी जी की सरकार आई, जो अन्ना हजारे चाहते थे। अन्ना हजारे आए और चले गए। 7 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हो गए, लोकपाल कहाँ है, काला धन कहाँ है, ये अन्ना हजारे को मालूम नहीं है। अन्ना हजारे को दोबारा सब कुछ ठीक मिला, आंदोलन पर बैठने की आवश्यकता नहीं हुई। तभी मुझे कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या हम राजनीतिक दलों द्वारा बिछाए गए राजनीतिक विषाद पर चौसर के रूप में पासे की तरह से उछाले जा रहे हैं, क्योंकि उससे ना तो अन्ना हजारे का कुछ बिगड़ा, ना ही जनता का कुछ भला हुआ। नुकसान एक राजनीतिक पार्टी का हुआ। कांग्रेस की सरकार चली गई, पतन हो गया और मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री से अपदस्थ हुए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए। नरेंद्र मोदी को एसपीजी सुरक्षा मिल गया और इनके लोगों को मंत्रिपरिषद मिला, मनमानी करने की छूट मिली, अपना जिसको जो मन करे, भारत के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आम जन को क्या हुआ जो रामलीला मैदान में गए थे, रामलीला मैदान में गए थे, सैकड़ों करोड़ रुपया चंदा के रूप में मिला। अरविंद केजरीवाल उसको लेकर के गठरी लेकर के भाग गया। अन्ना हजारे चिल्लाते रहे, वो रुपया तो दे दे, रुपया दे दे। बोला बेवकूफ़ों का, IRS अफसर मैं हूँ, नौकरी छोड़ करके तुम्हारे लिए झोला उठा के आया। अबे तेरे को मैं बेवकूफ़ बनाया था, मंच पर शोभा का पात्र बनाया था, मलाई काटने का काम मेरा था। जा रालेगांव में बैठ अपना आराम से। वो रालेगांव चले गए, वो दिल्ली पर एक ग्रह छोड़ गए। आज तक दिल्ली की जनता उससे त्रस्त है और परेशान है, उससे कुछ नहीं हुआ। अब जनता पूछेगी कि उसका फायदा क्या हुआ। एक रामदेव यादव होते थे, अपने आप को बाबा रामदेव और आयुर्वेदाचार्य कहते हैं। रामदेव यादव काला धन के लिए रामलीला मैदान में बैठे। पुलिस की जब दबिश हुई तो सलवार पहन करके भागे, तब से नाम उनका सलवारी बाबा पड़ा। इतना उनमें हिम्मत है। आज उनके अपने प्रधानमंत्री हैं तो लोगों को कह रहे हैं कि गिरफ्तार तो क्या उनके बाप भी नहीं कर सकते। मतलब इतना एक भारत के नागरिक को, भारत की संप्रभुता को ललकारने का छूट मिल गया। कोई उनसे पूछे कि भाई आपके बाप कौन है, कितनी शक्ति है आपके बाप में, कि उनके बाप में हिम्मत नहीं है कि उनके बाप की वजह से इनके बाप नहीं पकड़ सकते। कोई रामदेव यादव से बात पूछे कि आपके बाप कौन है या आप किनके बाप हैं, जो सीधे हमारे देश के संप्रभुता को ललकार रहे हैं कि गिरफ्तार तो खैर आपका बाप भी नहीं कर सकता। तो आपको अपने बाप की शक्ति के विषय में बताना पड़ेगा और आपके शक्ति स्रोत को बताना पड़ेगा। अगर पेट पुट हिला करके कुछ जनता की दम पर कुछ करना चाहते हैं तो आपको जनता को क्या फायदा मिले ये बताना पड़ेगा, क्योंकि आपका तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट कोर्ट से लेकर के लैब तक फेल होता गया और सरकारी दुकान केंद्रीय भंडार पर बिकने की परमिशन मिल गई। आपको जितना फायदा हुआ उतना तो किसी को नहीं हुआ, और आप सरकार पर कह रहे हैं कि भाई गिरफ्तार तो तेरा बाप नहीं कर सकता। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि रामदेव यादव को ये शक्ति कहाँ से मिली, रामदेव यादव को ये इतनी ऊंची बोलने की हिम्मत कहाँ से हुई। कौन है वो शक्ति का स्रोत जिसकी वजह से रामदेव यादव को ये बोलने का हिम्मत हुआ। खैर वो रामदेव यादव और मोदी जाने। अब आते हैं, एक CAG हुआ करते थे विनोद राय जी, हमारे यहाँ के हैं वो विनोद राय साहब। विनोद राय साहब ने 1,76,000 करोड़ रुपए का एक घोटाला बताया कि ये इतना रुपए का घोटाला है। खैर
बाद में पता चला कि नहीं 1,76,000 तो 1,76,000 रुपये का भी कोई घोटाला उटाला नहीं हुआ था, जैसा कि उन लोगों के जांच एजेंसियों ने कोर्ट में बोला। फिर देश की जनता को क्या फायदा हुआ, उसके लिए बदनामी हुई, कांग्रेस से सरकार गई, भाजपा की सरकार आई। एक किरण बेदी थी आईपीएस अफसर, आई रामलीला मैदान में पूरा वो भी दंगा फसाद की। अब आते हैं कि उन लोगों को क्या मिला और जनता को क्या मिला। किरण बेदी राजभवन में ऐश भोग रही है राज्यपाल बनकर। हालांकि पहले दिल्ली का कमान दिया गया था मुख्यमंत्री बनाने का, वो नहीं हो पाया, तो अब राजभवन में गई हैं। भाई उनको कंपनसेशन मिला कि भाई आपने सरकार को अपदस्थ करने और हमारी सरकार बनाने में जो अहम भूमिका निभाई है, उसके एवज में हम आपको राजभवन की राज सुख देते हैं, और राजभवन में विराजमान है। अन्ना हजारे अपना एनएसजी सुरक्षा लेकर के रालेगांव सिद्धि में सुपर से ऊपर मंत्री स्टेटस हासिल करते हैं। उनको सरकार की सीधी रिपोर्ट करने की दक्षता है। सीधे महाराष्ट्र सरकार को फोन करते हैं और सरकार के स्टाफ वहां पर हाथ बांधे खड़ा रहता है। वो अपना मंत्री वाला सुख भोग रहे हैं बिना मंत्री का शपथ लिए हुए। रामदेव यादव का माल डुप्लीकेट हो या घटिया हो, मिलावटी हो या एकदम अव्वल दर्जे का खराब हो, वो अब कानून के ऊपर हो गए हैं। सीधे एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हैं कि गिरफ्तार तेरा बाप नहीं कर सकता। ये वही रामदेव जो सलवार पहन करके भागे थे, उस वक्त इनके बाप कहाँ गए थे वो वही बताएंगे, हमको मालूम नहीं है। फायदा क्या हुआ कि वो 11,000 करोड़ से अपना बिजनेस चालू किए और भारत के केंद्रीय भंडार पर उनका माल बिक रहा है। मैं तो केंद्रीय भंडार की दुकान, किराया, मकान, उसके अपना सेल्समैन माल बेचेगा रामदेव यादव का, वो उनका फायदा हुआ। जनता को क्या हुआ ये रामदेव बताएंगे। मनमोहन सिंह जी अपना मौन होकर के बैठे हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी सरकार चलाए। मोदी जी की सरकार चलाने की दक्षता और क्षमता पर मैं कोई प्रश्न नहीं उठा रहा, लेकिन आखिर जो इल्जाम लगा उसका क्या हुआ, अब उसका और पहले जाते हैं। एक घटना जो हम लोगों ने जब राजनीति में दखल थोड़ा शुरू किया, जान पहचान और उसमें भूमिका अदा करना जो शुरू किया, वो था बोफोर्स घोटाला। क्योंकि बोफोर्स घोटाले के आंदोलन में ही हम लोग बड़ा सक्रिय रहे। सरदेव चंद्रशेखर जी चूँकि बलिया को होते थे और परमादेव मैनेजर सिंह जी हमारे रिश्तेदार होते थे, उन लोगों के वजह से हम इस आंदोलन में कूदे। वो आंदोलन था बोफोर्स में घोटाला। बाप रे बाप, इतना रुपया बोफोर्स में बेईमानी हो गई। हम लोग भी विश्वनाथ प्रताप जब हमारे यहाँ रैली में गए थे सरदेव चंद्रशेखर जी की वजह से, हम लोग भी उस रैली में थे। पहली बार अपने होशोवास में अपने मन से अपने मर्जी से किसी राजनीति रैली में आए हैं, अपना भाड़ा खर्चा करके अपने संसाधन से। भाई चल रहा है, यहाँ भी चलना, वहाँ भी चलना, यहाँ भी चलना। इलाहाबाद गए थे, उपचुनाव में फार्म बन गए, इलाहाबाद तक गए थे। वहीं से राजनीति में आना जाना भाग दौड़ चालू किया आदमी। विश्वनाथ प्रताप जी, मुझे याद है बलिया मंच पर वो चिट्ठी निकाले जेब में से, बोला ये नाम है बोफोर्स के दलालों का, कल सरकार बनेगी और परसों वो जेल होंगे। विश्वनाथ प्रताप को देश की जनता ने सरकार दिया, वो वहाँ चले गए जहाँ से आवागमन नहीं है, ना ही उनसे अब कुछ संवाद हो रहा है, लेकिन वो जेब की पर्ची उनके जेबे में रह गई। जिन जिन लोगों का नाम रहे तो उन पर FIR भी नहीं हुआ। विश्वनाथ प्रताप जी चले गए। विश्वनाथ प्रताप जी ने एक और विस्फोमन किया, जातीय विद्वेष फैलाया मंडल आयोग की रिपोर्ट लगा करके। मंडल आयोग की रिपोर्ट में हजारों लाखों निर्दोष लोग मारे गए, कुछ लोग आत्मदाह किए, कुछ लोग पुलिस के गोली से मारे गए। आज तक उसके जिम्मेवार लोगों की जिम्मेदारी नहीं ठहराई गई। जो कुछ बच्चे मरे वो मरे, राजनीतिक लोग अपना ऐश भोग रहे हैं। उसके बाद राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ। निहत्थे कार सेवकों पर मुलायम सिंह ने गोली चलवा दिया। बदले के रूप में उनको उत्तर प्रदेश का सत्ता मिला और बहुत दिन तक सत्ता सुख भोगते रहे, लेकिन मुलायम सिंह पर कोई FIR भी नहीं हुआ। ऊपर से उनको क्या हुआ कि सुपर से ऊपर सुरक्षा मिल गया, सुपर जेड प्लस सुरक्षा मिल गया कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यही तो है कि आप हिंदुओं पर गोली चलवा दी, आपको सुरक्षा मिल जाएगा। मतलब इससे देश की जनता को क्या हुआ, इन मुद्दों से मैं बात करना चाहता हूं। ये कहने पर इसलिए मजबूर हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने आज जो बयान दिया था कि फ्री राशन बंटवाने का काम किया जाए, हालांकि संबित पात्रा ने उसमें कह दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि केजरीवाल चाहता क्या था और भाजपा ने क्या नहीं होने दिया। असल में केजरीवाल ये चाहता था कि जो राशन है फ्री का,
और जो भारत का अन्योदय योजना, जो राइट टू फूड एक्ट के अंतर्गत जो मनमोहन सिंह की सरकार लाई थी, नरेंद्र मोदी की सरकार, उसी योजना के तहत 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रही थी, 5 किलो चावल और गेहूं। अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं कि उसी योजना को दिल्ली सरकार की योजना बता करके बेचना चाह रहा था। जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबित पात्रा ने उसको एक्सपोज किया तो कहा कि कोई बात नहीं, श्रेय हम आप ही का देते हैं, क्योंकि वो खिस्सानी बिल खंबा लोचे। तो दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार ने बताया कि भाई आप 5 किलो क्यों, आप तो 50 किलो दिल्ली की जनता को करिए। फूड एवं सप्लाई आपकी जिम्मे है, राशनिंग सिस्टम और सिविल सप्लाई आपकी जिम्मे है, दिल्ली सरकार की जिम्मे है। तो आप 50-50 किलो दीजिए ना, हमारा गेहूं को अपना मुहर लगा के काहे दे रहे हैं भाई। अब इसी पर केजरीवाल अपना नाटक मार रहा है। अब खिसियानी बिल खम्मा नोचे। मनीष सिसोदिया आया और कहा कि देखिए ये जो सरकार 80 करोड़ लोगों का राशन लूट रही है, वो ये कह रहे कि भाई हम तो लूटेंगे, आम आदमी पार्टी इस लूट में रोक ना लगाए। अब उस कम अकल इंसान को ये बोला जाए कि भाई तूने कौन सा नहीं लूटा, अपना बता दे, तू कौन सा राशन बेच रहा भैया। तेरा राशन आ रहे लोगों को खाने का नहीं मिला, वजन उसका जा करके देख ले। 5 किलो कहा जाता, 2.5 किलो भी नहीं होता, और जो 2.5 किलो होता है वो सड़ा होता है कि मवेशी नहीं खाता, और उसकी तो चिंता नहीं कर रहा। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में किसकी हो रहा है, होगा कुछ नहीं। वीडियो लंबा करने से पहले 2 बातें आपको बता देता हूं, जो एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, जिसमें आप लोग देखे होंगे कुछ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने आज भंडारी ब्रदर्स पर किसी घोटाले पर FIR दर्ज कराया, उनके भाई पर और उन पर। इधर नरेंद्र मोदी की CBI ने उनके 4-5 मंत्रियों पर नारदत स्टिंग ऑपरेशन का केस डाल दिया। अब ये दोनों तरफ से नूरा कुश्ती हो रहा है, होना कुछ नहीं है। लोग पूछे कि पश्चिम बंगाल के जनता का क्या हुआ, तो कोई जवाब नहीं है। जनता मर रही है, उधर ममता की सरकार BJP के वोटरों को चुन चुन करके मरवा रही है, और इधर भाजपा के केंद्र वाली सरकार सिर्फ ट्विटर खेल रही है और फेसबुक खेल रही है कि इधर मरवा दिया, उधर जलवा दिया, उधर कटवा दिया। मतलब अगर 100-200 हजार आदमी कटता है तो कटे। मोदी राष्ट्रपति शासन इसलिए नहीं लगाएंगे कि वो जो 5 राज्यों के चुनाव अभी 5-6 महीने के अंदर होने वाला है, उस पर कोई सिंपैथी वोट विपक्ष को ना मिल जाए। मतलब मोदी जी को बंगाल के जनता का जान प्यारा नहीं है, 5 राज्यों के चुनाव में परफॉर्मेंस खराब मत हो जाए सिंपैथी वोट के चक्कर में, वो प्यारा है। अब आप समझिए कि देश कहां जा रहा है और किसके साथ जा रहा है। मित्रों, आज मेरा बात यह है कि आप सब लोग अपने अपने जनप्रतिनिधियों को घेराव करके पूछें कि भाई ये जो मुद्दा उठाया था उसका आज क्या हाल हुआ। जैसे कल पर्यावरण दिवस था, सभी ने अपना फोटो डाल करके गमला साफ करते हुए, पेड़ लगाते हुए, पानी डालते हुए दिखाया था। उनसे पूछो कि आज तू उन पौधों में पानी डाला था, आज उन पौधों में पानी डाला जिसको तूने पर्यावरण दिवस के दिन फोटो में लगाया था, आप विश्वास करिए वो सब के सब निरुत्तर हो जाएंगे। तो आप उनसे पूछिए कि ऑक्सेशनल इस तरह के काम करने के बजाय ये ड्रामा बंद करो, देश के हित में अब तक क्या किया ये बताओ। एक और प्रश्न पूछिएगा कि 1952 से लेकर के अब तक जितने इल्जाम राजनीतिक दल ने लगाया उस पर क्या एक्शन हुआ। क्योंकि ये तो साफ है ना कि एक आदमी कह रहा है कि ताज कॉरिडोर घोटाला हुआ है, दूसरा कह रहा है कि नहीं हुआ है। तो या तो हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। अब देश की जनता जुतिया मार के इनसे पूछे कि अगर ताज कॉरिडोर हुआ है तो उन पर सजा क्यों नहीं हुई, और अगर नहीं हुआ है तो जो लोग झूठा इल्जाम लगाए हैं कि घोटाला हुआ है उन पर सजा क्या हुआ। ये जिस दिन आप पूछ लेंगे उस दिन ये देश या तो सही मुद्दा डिसाइड करने लगेगा या बकवास बंद कर देगा। आप ये वर्तमान वाली सरकार से पूछें कि भाई रे, राष्ट्रीय दामाद जमीन घोटाला दामाद का है, आप स्लोगन दे करके सरकार में आए हैं। तो अब तो 7 साल आपके सरकार में हो गए, दामाद जी अब तक बाहर क्यों घूम रहे हैं। 2 बातें होंगी, या तो दामाद जी ने कोई घोटाला किया ही नहीं होगा, आप झूठ बोल करके बदनाम करके उनको आए हैं, या उन्होंने घोटाला किया है, आप उन पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो दोनों ही मामलों में आपकी जिम्मेदारी बनती है। मित्रों, यही 2-4 बातें, बात तो बहुत है, आधे घंटे में समेटा नहीं जा सकता, लेकिन यही कुछ चीजों को जब तक आप उनसे सख्ती से नहीं पूछेंगे, राजनीतिक चौसर पर
बिसात के रूप में बिछाए जाएंगे और मुद्दा के रूप में आप उछाले जाएंगे। कभी छक्का के रूप में गिरेंगे तो कभी पंजा के रूप में गिरेंगे। आप गिरेंगे गिरेंगे और आपके प्रत्येक गिरने पर कोई खुशियां मनाएगा और कोई अफसोस करेगा। आप मोहरा न बने, आप बिसात पर बिछने वाले मोहरे नहीं हैं, ये आप जाने। क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं नेताओं को कि आप मोहरा नहीं है, तब तक आप मोहरे के रूप में इस्तेमाल होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। ऐसा ना हो, ये दुआ शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादरपूर्वक करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।